जाल किस्त नंबर 9। वो लड़की तन्हा नहीं थी, इसके साथ कम से कम एक आदमी तो ज़रूर था। मैंने गौर से इस आदमी का जायज़ा लिया जिससे लड़की ने कोई इशारा किया था। वो दरमियानी उम्र और कदो कामत का शख्स था। इसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था और चेहरे ही से जराइम पेशा लग रहा था। मुमकिन है इस लड़की के मज़ीद साथी भी इस फ्लाइट में हों। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बुरैस वॉच तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन डिब्बा इसकी मुनासबत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इसके अंदर कुछ इस अंदाज का खाना था कि इस डिब्बे का साइज इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मैंने सोचा कि एक मरतबा फिर बाथरूम जाऊं और इस पॉलीथीन की थैली को फ्लैश में फेंक दूं। वो डिब्बा तो मेरे कोट की जेब में भी नहीं आ सकता था। मैंने थैली इसमें से निकाली, इस डिब्बे को कंबल के नीचे छुपाया और एक मरतबा फिर उठकर खड़ा हुआ और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोला, अगर बेर ज़्यादा पी ली जाए तो इसका इंजाम यही होता है। मैं दोबारा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में जाकर मैंने वो थैली निकाली। इसका वज़न मुश्किल से 150 ग्राम होगा, लेकिन मैं जानता था कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत भी लाखों में होगी। मैंने वो थैली फ्लैश में बहा दी और दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लड़की वाकई सो गई। इसने जिस शख्स को इशारा किया था वो भी ऊँग रहा था। जो भी शख्स की पुश्त मेरी तरफ थी, मैं आहिस्तगी से उठा। वो डिब्बा दोबारा अपने बैग में रखा और इत्मीनान से सीट पर नीमदराज हो गया। तो शायद मुझे भी ऊँग आ गई। मेरी आंख इस ऐलान के साथ खुली कि हम चंद मिनट बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। लड़की भी उठ बैठी। इसने सीट पर बांधते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम कैसे हम सफ़र हो? तुमने तो अब तक अपना नाम भी नहीं बताया। तुमने शायद मुझे अपना नाम कई बार बताया है। मैंने भी हंसकर कहा, मेरा नाम कांता है। वो मुस्कुराकर बोली, मैं बाबर हूँ, बाबर ख़ान फ्रॉम पाकिस्तान। मैं भी मुस्कुराया। इसकी आगे हैरत से फैल गई, तुम मुसलमान हो? यकीन नहीं आ रहा कि तुम पाकिस्तानी भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट तो अमेरिकन है। तुमने मेरा पासपोर्ट भी देख लिया? मैंने हंसकर कहा, जब तुमने अपने फोल्डर में किसी के विजिटिंग कार्ड निकाला था तो मैंने वाकई तुम्हारा पासपोर्ट देखा था। इसने कहा, मुझे याद आया कि मैंने अपने लंदन के एक दोस्त जाहिद का सेल नंबर देखने के लिए इसके विजिटिंग कार्ड निकाला था। लंदन में कहाँ ठहरोगे? इसने पूछा। लंदन में मेरा एक दोस्त रहता है, अगर वो मिल गया तो इसके साथ क्याम करूँगा, वरना किसी भी होटल में ठहरूंगा। तुम्हारे साथ सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा। वो मुस्कुराकर बोली, अपना सेल नंबर तो दे दो। इसे यूँ कहा जैसे मुझे बरसों से जानती हो। मैंने इसे अपना सेल नंबर दे दिया, इसने आजमाने के लिए कि मैं वाकई इसे दुरुस्त नंबर दिया है। इस नंबर पर अपने सेलफोन से कॉल की। मेरे सेलफोन की घंटी बजी तो बोली, मैंने मिस कॉल की इसलिए दी कि तुम भी मेरा नंबर महफूज कर लो। जहाज़ ज़मीन को छू चुका था। फिर वो आहिस्तगी से रुक गया और मुसाफिर एक एक करके उतरने लगे। मैंने अपना वो हैंड बैग संभाला और कार्गो से आने वाले सामान से अपना बड़ा बैग लेकर इमिग्रेशन कस्टम लॉन्ज में पहुंच गया। कांता मेरे साथ गोया चिपकी हुई थी। वो कस्टम काउंटर पर भी मेरे साथ ही थी। कस्टम अफसर ने सरसरी अंदाज में मेरे सामान का जायज़ा लिया। मेरा हैंडबैग खोलकर इसमें झांका। अचानक इसकी नज़र घड़ी के इस खूबसूरत डिब्बे पर पड़ी। इसने वो डिब्बा निकाल लिया। ये क्या है मिस्टर? इसने मुस्कुराकर पूछा। इस डिब्बे को हैरत से देखने की अदाकारी कर रहा था। मैंने कनखी से कांता को देखा। इसके चेहरे पर भी एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था कि कहीं इस डिब्बे की मलकियत से इनकार न कर दूं। ऐसा होने की सूरत में वो कस्टम अफसर से इस डिब्बे का बगौर जायज़ा लेता और फ़ौरन इसका खुफिया खाना तलाश कर लेता। इसने मेरी तरफ देखे बगैर डिब्बा खोला और हंसकर बोला, वाह, बहुत खूबसूरत रिस्ट वॉच है। सर, अगर ये आपको पसंद है तो आप मेरी तरफ से गिफ्ट कबूल करें। मैंने कहा, थैंक यू सर। कस्टम ऑफिसर मुस्कुराकर बोला, ये गिफ्ट आप जिसके लिए लाए हैं इसी को दीजिएगा। फिर इसने सरसरी अंदाज में मेरे बैग का जायज़ा लिया और मुझे क्लियर कर दिया। मैं आपको शायद ये बताना भूल गया कि फ्रैंकफर्ट से मैंने एक खूबसूरत सा चमड़े का हैंड बैग ले लिया ताकि इसमें अपने सफरी दस्तावेज़ात, सेलफोन वगैरह रख सकूं। कांता के पास भी छोटा सा एक सूटकेस था। वो भी फ़ौरन मेरे पीछे आकर बोली, तुम तो बहुत सखी हो। इतनी खूबसूरत और कीमती घड़ी उस कस्टम ऑफिसर को गिफ्ट में दे रहे थे। इसे पसंद आई तो मैंने इसे ऑफ़र कर दी। अगर मैं कहूँ कि वो घड़ी मुझे भी पसंद आई है तो इससे बहुत नाज से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें भी वही पेशकश करूँगा। अगर पसंद है तो तुम ले लो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बाबर। मुझे वो घड़ी वाकई बहुत पसंद आई है। इसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। इसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से इसे इसका माल वापस मिल जाएगा। मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने वो घड़ी कब ख़रीदी थी। वैसे मैं अच्छी घड़ियों परफ्यूम्स वगैरह का शौकीन हूँ। मुमकिन है मैंने ये घड़ी भी उसी डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदी हो।
मैंने घड़ी का डिब्बा निकाला और कांता की तरफ बढ़ा दिया। इसने जल्दी से वो डिब्बा मेरे हाथ से लेकर अपने बैग में रखा और बोली, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। इसी वक्त मुझे वो शख्स नज़र आया जिसे कांता ने इशारा किया था। वो बगौर हमारी तरफ देख रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा तो अपने साथी से बात करने लगा। इसका साथी लहीम, शहीम और सुरखुस शख्स था। शायद मेरा ही हमवतन था। अपने चेहरे और आंखों की बनावट से तो वो अफगानी लग रहा था। मैंने जेब से सेलफोन निकाला और जाहिद का नंबर डायल किया, लेकिन उसका सेलफोन उस वक्त ऑफ था। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की, फिर झुंझुलाकर एक टैक्सी में बैठ गया। यस सर। उसने बहुत अदब से पूछा, मुझे किसी भी 5 स्टार होटल में ले चलो। मैंने कहकर सीट की पूछ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। टैक्सी रुकी तो मेरे सामने लंदन के 5 स्टार होटल रिटर्न्स की शानदार इमारत थी। ड्राइवर मुझे करोड़पति अमेरिकन बिजनेसमैन समझा था जो इस महंगे तरीन होटल में ले आया था। ज़रूरी खानापुरी के बाद एक पोर्टर ने मेरा बैग और हैंडबैग उठाया। इस्तकबाले पर बैठी हुई पुरकशिश हसीना ने मुस्कुराकर कहा, रूम नंबर 707 सर। क्या ये किसी फ्लाइट का नंबर है? मैंने मुस्कुराकर कहा। जवाब में वो हसीना भी खुलकर मुस्कुराए बोली, सर ये आपके रूम का नंबर है। रूम क्या, स्वीट था। बैडरूम हिस्से में एक सोफा सेट, मेज़ और एक रॉकिंग चेयर रखी थी। बेडरूम इंतहाई आरामदेह था। मैंने अपने बैग का सामान अलमारी में रखा और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। मैं कई घंटों से जाग रहा था और अब एक पुरस्कून नींद सोना चाहता था। गुस्ल करने के बाद मैंने रूम सर्विस से कॉफ़ी का और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवाया और इससे फारिग होकर मैंने खिड़कियों के पर्दे खींचे और नरमो गुदाज बिस्तर पर लेट गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे लेटते ही नींद आ गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में घंटियां सी बज रही हूँ। मैं इस वक्त मरियम को ख्वाब में देख रहा था। वो मुझे छेड़ने के लिए मुसलसल घंटियां बजा रही थी। मैंने कहा, मरियम अपना ये खिलौना अपने होने वाले बच्चे के लिए रख दो और मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मरियम ने मुस्कुराकर एक मर्तबा फिर घंटी का बटन दबाया। मैं झल्लाकर उठ बैठा। घंटियाँ वाकई बज रही थी और वो मेरे सेलफोन की घंटी थी। जब अफसोस हुआ कि मैंने इसे ऑफ क्यों नहीं किया। उनकी घंटियाँ बज बज कर खामोश हो चुकी थी। मैंने दीवारगिर घड़ी में वक्त देखा। अभी मुझे लेटे सिर्फ आधा घंटा हुआ था। मैंने सेलफोन उठाकर देखा, इसमें 5 मिस कॉल्स थी। मैं सेलफोन ऑफ करने ही वाला था कि सेलफोन की घंटी एक मरतबा फिर बजने लगी। सेलफोन की स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, लेकिन वो नंबर मुझे गैर मानूस नहीं लग रहा था। मेरा कंप्यूटर ज़हन मुसलसल काम कर रहा था कि नंबर इससे पहले मैंने कहाँ देखा है। फिर इसी घंटे पर मैंने कॉल रिसीव कर ली और भराई आवाज़ में बोला, हेलो। हेलो मिस्टर स्मार्ट। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर मैं सुनूक उठा। वो कांता थी। क्या प्रॉब्लम है? मैंने तल्ख लहजे में कहा। मैं अभी भी सोया था और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उस घड़ी के डिब्बे के निचले खाने में एक पॉलीथीन बैग था। वो कहाँ है? इसने दुरुस्त लहजे में कहा। किस डिब्बे की बात कर रही हो? मैंने कहा, मैं उस डिब्बे की बात कर रही हूँ जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। कांता ने तलहकर कहा, तो क्या मैंने तुम्हें गिफ्ट देकर गलती की? मैंने हंसकर कहा। अब इसकी झुंझुलाहट पर मुझे हंसी आ रही थी। देखो बाबर, वो संजीदा होकर बोली, मैं फिर कहूँगी कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वो पॉलीथीन बैग शराफत से मेरे हवाले कर दो जो तुमने घड़ी के उस डिब्बे से निकाला है। तुम न जाने क्या बकवास कर रही हो। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मुझे इसका धमकी आमेज अंदाज पसंद नहीं आया था। मैं तो खुद इस डिब्बे से लायल था। कस्टम काउंटर पर तुम भी तो मौजूद थी। जब उस ऑफिसर ने वो डिब्बा खोला था, मैंने फ़ौरन ही वो तुम्हें गिफ्ट कर दिया। ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ। ये मत समझना कि तुम हमारी पहुंच से दूर हो। हम किसी भी वक्त तुम्हारी गर्दन दबोच सकते हैं। हम? मैंने इस्तेज़ाई लहजे में कहा। ये हम कौन है? तुम क्या समझते हो कि मैं तन्हा हूँ? मेरे साथ पूरा एक नेटवर्क है। वो लोग अपने माल के सिलसिले में ज़रा भी रियायत नहीं करते। अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अंदर वो पॉलीथीन बैग वापस न किया तो फिर इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब तुम एक बात फिर मेरी सुन लो। मैंने सर्द लहजे में कहा। 2 घंटे तक इंतज़ार करके अपना और अपने नेटवर्क का वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पास कोई पॉलीथीन बैग नहीं और आइंदा मुझे कॉल मत करना। उम्मीद है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अपने लोगों से कहोगे जो तलाश करे और गोली मार दे, गोया तुम इनकार कर रहे हो। तुम अगर कहो तो मैं यही बात फ्रेंच और जर्मन में भी दोहरा सकता हूँ। मैंने तंज़े लहजे में कहा। अगर तुम्हारा नेटवर्क है तो मैं भी लावारिस नहीं हूँ। मैंने ढिठाई से झूठ बोला। फिर वो कुछ कहने वाली थी कि मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। सिलसिला मुनक़ते करते ही फ़ौरन सेलफोन की घंटी फिर से बजने लगी।
वो दोबारा मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मैंने सिलसिला मुनक़ता किया और सेल फोन ऑफ करके फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस कम वक्त ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं देर तक बेड पर लेटा पहलू बदलता रहा, उठ कर बैठ गया। अब दोबारा सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक दफ़ा मेरी आंख खुल जाती थी तो फिर बहुत मुश्किल से दोबारा नींद आती थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं बाबाजान से बचकर भाग तो आया हूँ। मेरे अकाउंट में कितनी रकम है और वो कब तक मेरे काम आ सकती है। कैलिफोर्निया के 2 बैंकों में मेरा अकाउंट था। मैंने सेल फोन के बजाय होटल से बैंक टेलीफोन किया और अपना अकाउंट नंबर बताकर मैनेजर से बैलेंस के बारे में मालूम किया। मेरे इस अकाउंट में अब सिर्फ $20,000 थे। दूसरे बैंक में रकम इससे भी कम थी और वह सिर्फ $12,000 थे। मैं अचानक फिक्रमंद हो गया। मैं अब भी बाबाजान से पैसे मंगवा सकता था, लेकिन मैं इनसे किस मुंह से पैसे मंगवाता। फिर मैंने सोचकर खुद को मुतमईन किया कि मैं आला तालीम याफ्ता हूँ, मेरे पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, मुझे कहीं भी मुलाजमत मिल जाएगी और पहले की तरह शाहाना अंदाज में नहीं तो गुजारे लायक तो अखराजात पूरे कर ही लूँगा। मुझे कुछ भूख भी महसूस हो रही थी। मैंने रूम सर्विस को टेलीफोन करके खाना लाने की दरख्वास्त की और ख़ुद वक्त गुजारी के लिए टीवी खोलकर बैठ गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैं समझ गया कि रूम सर्विस का वेटर होगा। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। फ़ौरन ही 2 आदमी मुझे धकेलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। इन दोनों ने चमड़े की जैकेट और जीन्स पहन रखी थी। पैरों में ग्रीप सोल के जूते थे और चेहरों से खबासें टपक रही थी। दोनों के जिस्म सांड की तरह मजबूत थे। सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि इन दोनों के हाथों में स्याह रंग के रिवाल्वर से जिनकी नाल पर साइलेंसर फिट था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। हम लोग कौन है इस बात को छोड़ो। हाँ, वो माल हमारे हवाले कर दो जो तुमने कांता से लिया है। तुम लोग इस फील्ड में कब से हो? मैंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर पूछा। हम लोग इनमें से एक इंतहाई भूने अंदाज में हंसा। हम तो पैदा ही इसी लाइन में हुए थे। अगर तुम इस लाइन में पुराने होते तो कभी ऐसी हरकत ना करते। तुम क्या समझते हो मैं यहाँ अकेला हूँ? ये घड़ी देख रहे हो? मैंने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ इशारा किया। इस घड़ी में छोटी सी एक डिवाइस मौजूद है जिसके ज़रिए मेरा बॉस मेरी बातें सुन रहा होगा। अब तक इसके आदमी इस होटल में पहुँच भी चुके होंगे। मैं अगर इतना कच्चा खिलाड़ी होता तो यूँ बेफिक्री से इस 5 स्टार होटल में ना ठहरता। तुम्हें जिसने भी यहाँ भेजा है कुर्बानी का बकरा बनाया है। मैंने इन्हें दहशत ज़्यादा करने को कहा। मैं नहीं जानता था कि इन बातों से इतने बदहवास और हवास बाख्ता हो जाएंगे। वो तो अक्ल से बिल्कुल ही पैदल थे। इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक और बात बता दूं, मैंने कहा। मेरे बॉस ने अब तक इलाके की पुलिस को भी इत्तला दे दी। लंदन की पुलिस को तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमने अगर मुझे मार भी दिया तो बच नहीं सकोगे। चलो मुझे गोली मारो और होटल से निकल जाओ। मैंने यूँ कहा जैसे गोली मारने की नहीं, चाय पीने की बात कर रहा हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक उठे। बाहर से आवाज़ आई, रूम सर्विस सर। अपने रिवाल्वर जेबों में रख लो, मैंने कहा और बुलंद आवाज़ में बोला, यस कम इन। दरवाज़ा खुला तो रूम सर्विस का एक वेटर ट्राले से खेलता अंदर आ गया। इस दौरान में इन दोनों ने बौखलाकर अपने रिवाल्वर जेबों में रख लिए थे। आप लोग खाना खाएंगे? मैंने इनसे पूछा जैसे मेरे मेहमान हो। नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, इनमें से एक ने जवाब दिया। मेरे पुरएतमाद और पुरस्कुन अंदाज से वो दोनों बुरी तरह बौखलाए हुए लग रहे थे और शायद मेरी इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि हमारी तमाम गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा रही है और किसी भी वक्त मेरे आदमी वहाँ पहुंचकर इन्हें ठिकाने लगा सकते हैं। वेटर के जाने के बाद मैंने पूछा, वैसे तुम लोग हो बहुत ज़हीन, तुम लोगों ने इतनी जल्दी मेरा सुराग कैसे लगा लिया? हमारे बॉस ने आपकी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया था। उसने बाद में टैक्सी वाले से आपके बारे में मालूम कर लिया। इनमें से एक बोला, हमारा बॉस। अब इसका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे मैंने एयरपोर्ट पर देखा था और अपना हमवतन समझा था। उसके हाथ में भी साइलेंसर वाला रिवाल्वर था और चेहरे पर इंतहा गुस्से के आसार थे। इसने दरवाज़ा बोल्ट किया और दुरुस्त लहजे में इन लोगों से मुखातिब हुआ, तुम लोगों को यहाँ इतनी देर क्यों लग गई? मैं गुज़श्ता 40 मिनट से होटल के दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एक आदमी पर काबू में नहीं आया। इसने कुछ बताया कि वो पॉलीथिन बैग कहाँ है। वो इन लोगों से पश्तो में बात कर रहा था। मैं इसकी ज़ुबान सुनकर चौंका ज़रूर, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई। मुझे पहले अंदाज़ा था कि वो शख्स मेरा हमवतन हो सकता है। बहुत अफसोस की बात है मिस्टर, मैंने भी पश्तो में कहा। वो बुरी तरह उछल पड़ा, तुम पश्तो जानते हो? तुमने ये ज़ुबान मैंने सीखी नहीं, मैंने कहा। ये मेरी मादरी ज़ुबान है। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरे ही हमवतन होकर मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके लहजे में अब्बू करख्तगी नहीं थी। मेरा ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, मैंने कहा। वो एक मरतबा फिर उछल पड़ा, तुम अफ़गान हो? तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? मेरा ताल्लुक तो ऐसे कबीले से जिसने रूसी फ़ौजों को नाक को चने चबवा दिए थे। मेरे बाप का नाम आज भी रूसियों के लिए दहशत की अलामत है। अगर तुम अफ़गान हो तो शायद तुमने भी मेरे बाप का नाम सुना होगा।
मैं सरदार दिलावर खान का बेटा हूँ। वो हक्का बक्का होकर मेरी शक्ल देख रहा था। इसका रिवॉल्वर वाला हाथ झुक गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी इस खूबसूरत हसीना ने मेरे बैग में जब वो डिब्बा रखा था, मैंने उसी वक्त देख लिया था। मैंने वो पॉलीथिन बैग लश में बहा दिया। बहरहाल मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ। बताओ बैन अवी मार्केट में इसकी कीमत क्या है? मैं अभी इस वक्त तुम्हें कैश दे दूंगा। इसने अपने रिवॉल्वर मेरे कदमों में डाल दिया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे सरदार बाबर खान, वो खुद भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। आप चाहे तो इस रिवॉल्वर की तमाम गोले मेरे जिस्म में उतार दें। सरदार दिलावर और इनके बेटे का हाथ कभी अपनों पर नहीं उठ सकता। मैंने बावकार अंदाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुलशेर खान है, लेकिन मैं GS खान के नाम से मशहूर हूँ। उन्होंने बताया नहीं कि इस थैली की कीमत क्या थी। मैंने पूछा, मुझे इतना शर्मिंदा मत करे सरदार बाबर खान। इसने कहा, आप अपना जूता उठाए और मेरे सर पर मारे, मैं इसी काबिल हूँ। मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। मैंने उठकर दोनों शाने पकड़कर इसे उठाया और सीने से लगा लिया। एक अरसे के बाद तो मुझे मेरा हमवतन मिला था। तुमने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है, यही बहुत है। मैंने इसे अपने बराबर सोफे पर बिठाते हुए कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से। इसने अपने दोनों आदमियों को दुरुस्त लहजे में हुक्म दिया। वो दोनों फ़ौरन ही कमरे से निकल गए। मैंने खाने की ट्रॉली अपनी तरफ खींची और इससे कहा, आओ गुलशेर खान, पहले खाना खा लो, बाद में बातें भी होती रहेंगी। आपके साथ खाना तो मेरे लिए एक सादत है बाबर खान साहिब, इसने कहा और मेरे साथ खाने में शरीक हो गया। खाने के दौरान में भी वो बाबा और कबीले की बातें करता रहा। आपसे मिलकर मुझे इंतहाई खुशी हुई। गुलशेर ने कहा, आप मेरा सेल नंबर ले लें। अगर ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए जान भी हाजिर है। इस अपना सेल नंबर वहाँ रखे। पैड पर से एक कागज़ फाड़कर इस पर लिखा और मेरे हवाले कर दिया। मैंने अपने तमाम नंबर्स इस पर लिख दिए हैं। शेर ने कहा, सबसे ऊपर मेरा वो नंबर है जो सिर्फ मैं ही मखसूस लोगों को देता हूँ। वो कॉफ़ी पीने के बाद उठ खड़ा हुआ। मुझे अब इजाज़त है बाबर साहिब, आपका सेल नंबर तो मेरे पास मौजूद ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कभी कभी आपसे बात कर लिया करूँगा। इसने खुशामद भरे लहजे में कहा, तुम मुझसे रोज़ बात कर सकते हो गुलशेर खान। मैंने हंसकर कहा। गुलशेर खान ने रुखसत होते वक्त मुझे एक बार फिर सीने से लगाया और रवाना हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।